हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स स्टूडियो। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन होता है एवरी इवनिंग 7 PM को ये सेशन हम लोग रिलीज करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इस सेशन के अंदर। शाहरुख खान आउटबैट्स द कोहली ऑन द ब्रांड पिच। क्या ये ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं? तो हाँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है बट स्टिल। सो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 का ये डेटा है। सो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन अगर ब्रांड्स की बात की जाए, ब्रांड्स के एंडोर्समेंट की बात की जाए, तो मोस्ट फेवरेबल ब्रांड is Shahrukh Khan. He was at the third number. Kohli is at the first number. Now he's at the third number, and constant is Ranveer Singh at the second number. So this is a brand valuation of these celebrities. यहाँ पे आपको अगर फीमेल ब्रांड वैल्यूएशन की बात करें तो केवल दो टॉप 10 में आपको देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण 7 नंबर, पहले MS धोनी 7 पे थे, नाउ ही इज एट द 5th नंबर। एंड आलिया भट्ट इज एट द 6th नंबर। सो दे आर द टू ओनली फीमेल सेलिब्रिटीज इन दिस। अगर क्रिकेटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली वी कैन सी थ्री क्रिकेटर्स ओवर हियर: विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एंड MS धोनी। सो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिस्पेक्टिवली यहाँ पे ये सेलिब्रिटीज है। Anyways, I'll go to the more important news, and the news is about India likely to get the polymer banknotes in financial year 28। इसकी हमने ऑलरेडी न्यूज कवर की थी। नाउ 28 में आरबीआई इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी, उसके साथ इसके बारे में बात की गई। तो पॉलीमर नोट्स टू बी टेस्टेड अंडर द इंडियन क्लाइमेट एंड यूसेज कंडीशंस बिफोर द वाइडर रोल आउट। ये नॉर्मली होता ही है। लॉन्गर लाइफ स्पैन मेक्स पॉलीमर नोट्स आइडियल फॉर द हायर सर्कुलेशन, लोअर डिनोमिनेशन करेंसी, and polymer notes at least 3 to 4 times longer than the paper notes and use in 60 countries। so already ये है, पर हम लोअर डिनोमिनेशन के लिए यूज करेंगे बिकॉज ये करेंसी जल्दी फट जाती है। 10 रुपए या 20 रुपए की करेंसी अगर आपने देखी होगी तो इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है और ये जल्दी फट भी जाता है। तो इसीलिए इसके लिए, इस पर्पज के लिए पॉलीमर नोट्स का यूज किया जाएगा। तो 28 के फाइनेंशियल ईयर में सक्सेसफुल ट्रायल अगर रहे तो फिर उसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ट्रायल में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। Now, one of the big news is that after 22 years, RBI set to resume UCB licensing through the ONTAP framework। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंसिंग को 22 साल के बाद वापस एक बार स्टार्ट किया जा रहा है। मींस नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को भी लाइसेंस दिए जाएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट है। 22 साल से नई अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को लाइसेंसेस नहीं दिए गए थे। इनफैक्ट जो पुरानी थी, जो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, उन सबको बंद किया गया। बट अभी वापस लाइसेंसिंग आरबीआई स्टार्ट कर रही है। सो टू क्वालिफाई, 10,000 करोड़ डिपॉजिट्स, 300 करोड़ नेटवर्थ आपकी होनी चाहिए। ये पहला पॉइंटर मेंशन किया गया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। नाउ प्रवाह पोर्टल हमारे पास है। प्रवाह पोर्टल का फुल फॉर्म जो है वो बेसिकली प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेशन, एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। सो यहाँ से बेसिकली बैंक्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करती है। तो प्रवाह पोर्टल अगेन प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेशन, एप्लीकेशन, वैलिडेशन, ऑथराइजेशन। टाइम टू कंप्लाई 18 months in principal approval, 6 months to start the operations, and to be eligible 10-year track record, 12% CRAR, नेट एनपीए बिलो 3 years। तो ये कंडीशंस अगर पूरी होती है तो ही यहाँ पे लाइसेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन कर दिए। ऑन टैप फ्रेमवर्क का मतलब है कि जब आप रेडी हो तो आप प्रवाह पोर्टल से अप्लाई कर दीजिए। सो एप्लीकेशन का कोई विंडो नहीं होगा। विंडो का मतलब होता है ना कि नेक्स्ट 6 months में आप अप्लाई करोगे, तो ऐसा कोई विंडो नहीं है। ऑन टैप है, जब आप चाहे तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टाटा सन्स रिमेन्स एन अपर लेयर एनबीएफसी। नाउ लेयर्स ऑफ एनबीएफसी हमारे पास ऑलरेडी है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि बेस लेयर अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और 1,000 करोड़ से कम का अगर एसेट साइज है तो फिर वो बेस लेयर पे जाएगा। उसके बाद मिडिल लेयर आता है। मिडिल लेयर में 1,000 करोड़ से ज्यादा का अगर एसेट साइज है एंड या फिर आप डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है के। सो दो कंडीशन है मिडिल लेयर के लिए। एक तो आप नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो पर एसेट साइज 1,000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आप डिपॉजिट टेकिंग हो, फिर एसेट साइज डजेंट मैटर, आप मिडिल लेयर पे आओगे। फिर आता है अपर लेयर। अपर लेयर में पहले कंडीशन नहीं थी, फिर अभी कंडीशन डाल दी है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का अगर आपका एसेट साइज है तो आप अपर लेयर में जाओगे। ऑब्वियसली अपर लेयर में जाने के लिए आप डिपॉजिट टेकिंग तो होने ही चाहिए, क्योंकि डिपॉजिट टेकिंग अगर आप नहीं हो के, अगर आप नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाले कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे बन जाओगे। डिपॉजिट टेकिंग है तो ऑब्वियसली अपर लेयर। टॉप लेयर जो है वो एम्प्टी है, इट इज एम्प्टी। सो टाटा सन्स रिमेन अपर लेयर एनबीएफसी। सो रिसेंटली आरबीआई का जो डॉक्यूमेंटेशन आया, पहले क्या था कि पहले
अपर लेयर एनबीएफसी के लिए आरबीआई कुछ नंबर्स या कुछ नाम मेंशन करती थी, बस वही एनबीएफसी अपर लेयर में होती थी, पर अभी 1 लाख करोड़ वाला एसेट साइज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु टू होस्ट 16th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया इन फेब, के एरो इंडिया नाम से हर साल हमारी एयरफोर्स स्टेशन जो है बेंगलुरु का, के जहाँ पे यलहंका एयरफोर्स स्टेशन की बात होती है, यहाँ पे हर टाइम पे बाइनियल एरो इंडिया शो होता है, और उसी एरो इंडिया शो को कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो हमेशा ये यहीं पे होगा। ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्ट्री भी इसका पार्ट होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। Now, Cabinet and Home Secretaries got the extension. Cabinet Secretary टीवी सोमनाथन सर एंड होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन सर, दोनों को एक एक साल का एक्सटेंशन मिला है। अगर किसी भी आईएएस ऑफिसर के लाइफ की बात की जाए तो सबसे बड़ी पोजीशन होती है कैबिनेट सेक्रेटरी किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए, और टीवी सोमनाथन सर जो पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में एज ए सेक्रेटरी काम कर रहे थे, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया और उनको अभी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। साथ में होम सेक्रेटरी में जो होम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं गोविंद मोहन सर, उनको भी एक्सटेंशन दिया गया। ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन ऑब्वियसली कैबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ने दिया है। तो एयर इंडिया, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट एयरलाइंस की बात करें, एयर इंडिया के नए सीईओ के तौर पे त्वोल्डे गेब्रा मैरियम इनको अपॉइंट किया गया है। ये यूथोपियन एयरलाइंस के चीफ हुआ करते थे। He recently also selected to lead the Pakistan International Airlines. Now he is appointed as a Air India's new CEO. कैम्बल विल्सन के ये पहले सीईओ थे एयर इंडिया के, 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था, कि अब इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और उनके जगह पे अभी ट्वेल्डो गेब्रामेरिम को अपॉइंट किया गया। इंडियन एयरलाइंस की हालत थोड़ी सी कमजोर होती है, तो इसलिए ये बड़ा मेजर अपॉइंटमेंट रहेगा। आरबीआई हैज इनफ फंड्स टू पे फॉर द यूपीआई यूज। नाउ यूपीआई को लेके काफी अभी हमने देखा था कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेके डिस्कशन चल रहे थे कि वो अप्लाई किया जाएगा, वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद काफी वापस एक बार ट्रबल स्टार्ट हुई। इवन पार्लियामेंट के अंदर जो बिल प्रेजेंट किया गया, उस बिल को लेके भी काफी डिस्कशंस हुए कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2017 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेलिबरेटली मर्चेंट डिस्काउंट रेट इंट्रोड्यूस करना चाहती है, बट बड़े के लिए। आप किसी के लिए भी इंट्रोड्यूस कीजिए, उसका इंपैक्ट ऑब्वियसली कॉमन जनता के ऊपर होने ही वाला है। पर आरबीआई ने अपने तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दी है कि यूपीआई यूज के लिए आरबीआई के पास इनफ फंड्स है उसे मैनेज करने के लिए, तो शायद जरूरत ना पड़े। अब देखना पड़ेगा कि आरबीआई का स्टेटमेंट एंड पार्लियामेंट्री लॉ, ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री लॉ हमेशा ओवर पावर करता है, बट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और बड़ी अच्छा सा आर्टिकल है द हिंदू के अंदर, फिस्कल फेडरलिज्म एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी कंसर्न। सो फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स फंड्स यूज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसे फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, मींस बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो दैट स्टेट्स आर ऑलवेज हैविंग ट्रबल्स ऑफ गेटिंग मनी। ये हमेशा का हिस्ट्री रहा है हमारे देश का, कि ये नई बात नहीं है, हमेशा का हिस्ट्री रहा है। इसीलिए ये आर्टिकल आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। शायद ही आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली बायस लग सकता है, बट इस आर्टिकल से आप थोड़ा सा फाइनेंशियल चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। सो वेरी गुड आर्टिकल फॉर यू। नाउ इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अभी क्या है, इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट जो है उसका हेडक्वार्टर बेसिकली कोलकाता के अंदर है, पर ये इंस्टीट्यूशन जो है वेस्ट बंगाल सोसाइटी रिकॉग्निशन एक्ट 1961 के अंदर क्रिएट किया गया। अब हमारा प्लान ये है कि हम इंडियन स्टैटिस्टिक बिल के तहत इसे एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट के अंडर इसे कन्वर्ट करने की हमारी कोशिश है। के सो ये एक मेजर फैक्टर है। तो जो पुराना लॉ था, पुराना लॉ को रिप्लेस करते हुए नए लॉ को लाके वी वांट टू कन्वर्ट इनटू द कॉर्पोरेट स्टाइल अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर 1931 में इसे क्रिएट किया गया था। नाउरू, अ वेरी स्मॉल आइलैंड कंट्री नियर ऑस्ट्रेलिया। आइलैंड कंट्री है, बहुत ही छोटी आइलैंड कंट्री, ओशनिक कंट्री कहते हैं इसे। इन्होंने गोल्डन पासपोर्ट नाम का कंसेप्ट लॉन्च किया है। अब गोल्डन पासपोर्ट कंसेप्ट बहुत सारे कंट्रीज में, अगर आप उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको गोल्डन पासपोर्ट मिल जाता है, जहां से उस कंट्री में आप जब चाहे तब आना जाना कर सकते हो। तो सिटीजन एंड पासपोर्ट वाला कंसेप्ट बेसिकली गोल्डन पासपोर्ट में आता है। सिटीजनशिप लेनी है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, पर ये पासपोर्ट आपका है जिसमें लाइफ टाइम आपको वीजा मिल जाएगा। अब नारू ने क्या अनाउंस किया, क्लाइमेट फंडेड। क्लाइमेट फंडेड का मतलब उनका ये कहना है कि अगर आप इस कंट्री में
क्लाइमेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स करते हो, कि इस कंट्री का कैपिटल, मैं आपको बात बता देता हूँ कि यारेन इज द कैपिटल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी जो इस कंट्री में चलती है। So economic climate resilience citizenship program on the 1st of Jan, the citizen by investment scheme linked to climate adoption finance के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो देखिए सिंगल एप्लीकेंट इज, यहाँ पे यूएस डॉलर के अंदर टर्म लिखी है कि 1,15,000 तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट द वीजा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं। सो गोल्डन पासपोर्ट इज नथिंग न्यू, बट अभी इस कंट्री ने एनवायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अनाउंसमेंट की, इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक एंटर्स अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस विथ 109 करोड़ मनी भवनम मर्जर। अब ये ध्यान दीजिएगा कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, वी ऑल नो अबाउट दैट, के अब इनका एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप हुआ है कि 109 करोड़ मनी भवन मर्जर के अंदर, तो ये फैक्टर यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी तो इनफ है, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेबी इंपोजेस पेनल्टी ऑन झील बार्स सुभाष चंद्रा पुनीत गोयनका फ्रॉम 1 ईयर, कि जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड, इसको झील कहते हैं, सुभाष चंद्रा साहब की कंपनी है, पुनीत गोयनका साहब भी यहाँ पे इन्वॉल्व है जो पहले वीडियोकॉन के हेड थे। ये हमेशा से चर्चा में रहे, दोनों हमेशा से चर्चा में रहे, सुभाष चंद्रा पुनीत गोयनका, पहली बार नहीं इनके ऊपर बैन लग रहा है, कुछ ना कुछ झोल झपाटे वाली चीजें दोनों करते रहते हैं। वापस एक बार सेबी का इनके ऊपर 1 साल का बैन लगा हुआ है। एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस मैक्स फॉर सीनियर्स, मैक्स फॉर हर सेविंग अकाउंट। एचडीएफसी बैंक ने 2 नए सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है, स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन मैक्स फॉर सीनियर एंड महिलाओं के लिए मैक्स फॉर हर। तो द लॉन्च अलाइन विद द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जो मेजर फोकस यहाँ पे मेंशन किया गया, और इसी के एंगल में नए इन्होंने कंसेप्ट, तो क्वेश्चन वही बनता कि नए मैक्स फॉर सीनियर सिटीजन और मैक्स फॉर हर नाम का कंसेप्ट कौन सी बैंक ने लॉन्च किया, यहीं पे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। Now, Karnataka Bank launches KBL Finsure डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल। कर्नाटका बैंक एक प्राइवेट बैंक है कि बड़ी सक्सेसफुल तरीके से काम करती है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, इन्होंने केबीएल फिंश्योरेंस नाम का कंसेप्ट लॉन्च किया है, तो फाइनेंशियल इंश्योरेंस वाला कंसेप्ट है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो वही कंसेप्ट रहेगा। Now, government launches LIC OFS sell up to 6.54% stakes, aims to raise over 31,000 करोड़। अब ध्यान दीजिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स किसी सर्टेन शेयर होल्डर को सेल करते हैं। यहाँ पे कोई नए शेयर्स मार्केट में नहीं आएंगे, जो नए शेयर्स मार्केट में नहीं आएंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, मींस हम एलआईसी के शेयर्स नहीं बेच रहे, एलआईसी के शेयर्स जो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत सेल कर रही है, अपनी हिस्सेदारी में से कुछ पैसा मार्केट में एक सर्टन इन्वेस्टर्स को सेल किया जाएगा। जब आईपीओज आते हैं तो आईपीओज में नए शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, यहाँ पे नए शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किए जा रहे कि सो जो गवर्नमेंट के पास है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास शेयर्स है, वही मार्केट में ऑफर फॉर सेल में लाए जाएंगे और उसको उस तरीके से मार्केट में सेल किया जाएगा, जिसको परचेस करना है वो कर सकता है। कि 31,000 करोड़ इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस करने की उम्मीद कर रहा है। आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका सिलेक्टेड फॉर एनएएसआई यंग साइंटिस्ट अवार्ड। एनएएसआई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस के ओल्डेस्ट साइंस अकेडमीज है, प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर है, 1930 में इसे क्रिएट किया गया। एंड कार्तिकेयन लंका इज द प्रोफेसर, ही इज एसोसिएट प्रोफेसर एट सेंटर फॉर स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग के इन आईआईटी बॉम्बे। इनको इस अवार्ड के लिए इस बार क्वालिफाई किया गया है, तो यही फैक्टर यहाँ पे रहेगा, बाकी तो इनफ है। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन अक्टूबर, के भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस नाम की कॉन्फ्रेंस है जो अक्टूबर में 23rd 25th को ऑर्गेनाइज की जाएगी भारत मंडपम में, तो उसी का अनाउंसमेंट किया गया। ऑब्वियसली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, 20 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा राइस एनुअली 170 कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट होगी। Now, पवन हंस साइन एमओयू विद नॉर्वेज नाओमी एरोस्पेस। ये नॉर्वे का एक एरोस्पेस कंपनी, पवन हंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, 1985 में कंपनी को क्रिएट किया गया, नोएडा में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है, तो टाई अप हुआ है ताकि पवन हंस और ये नॉर्वेन कंपनी मिलके नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस में काम कर सके। दैट्स द ओनली न्यूज। नाउ होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर, सॉरी कोऑपरेटिव मिनिस्टर, कॉर्पोरेशन कहते हैं, अमित शाह सर, इनको रेपको बैंक ने 22.90 करोड़ का एक डिविडेंड का चेक दिया। पहले रेपको बैंक की बात करते हैं, रिपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट बैंक, ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में 1969 में इसको क्रिएट किया गया।
अब ये जो बैंक है ये कोऑपरेटिव लेवल पे काम करती, इनकी होम फाइनेंस की सब्सिडरीज भी है। ये श्रीलंका और बर्मा दैट इज म्यांमार, यहाँ पे भी ये काम करता है। ये पहले होम मिनिस्ट्री के अंडर आता था, अभी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है। तो साउथ इंडियन स्टेट लाइक आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के इसके भी स्टेक्स इसके अंदर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 73.33% स्टेक्स यहाँ पे है। स्टेट गवर्नमेंट लाइक तमिलनाडु 2.91, आंध्रा 1.73, केरला 0.59 एंड कर्नाटका 0.17, इनके भी शेयर्स है। तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई उस प्रॉफिटेबिलिटी में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड प्रोवाइड किया गया। सो दिस बैंक पोस्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 169 करोड़ 25-26, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द रेपको बैंक। तो काफी ह्यूज प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया, उसमें से 22.90 करोड़ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किए गए। Now, Niti Aayog launches report of reimagining care strategies for empowering caregivers in Vikasit Bharat 2047। तो एक रिपोर्ट है जो नीति आयोग ने क्रिएट किया फॉर केयर गिवर्स के लिए। सो स्किल्ड प्रोफेशनल्स, जैसे ओल्ड एज लोग होते हैं या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी या फिर कोई दिव्यांगजन होगा, उनके केयर गिविंग के लिए वी शुड हैव द स्किल्ड पीपल। फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, वैसे इंडिया में भी होते हैं, बट वी शुड वर्क ऑन दैट, और इसी के लिए नीति आयोग का ये रिपोर्ट रिसेंटली क्रिएट किया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मेन और इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी थे। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।